स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया था एडिशन के लिए। बाद में हमने उसको क्या किया था, एडिशन का जो भी आंसर हमें मिला था उसको हमने वहाँ पर प्रिंट करवाया था। इसको हमने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखा था, जो हमने ऑनलाइन कंपाइलर था उसके अंदर। वहाँ पर हमने इंटीजर की जगह फ्लोट डेटा टाइप लेके भी वहाँ पर ट्राई किया था, डिवीजन का ऑपरेशन। ठीक है, तो वो हमने वहाँ पर देखा था। तो आज हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से टाइप के बेसिकली होते हैं। ठीक है, मेजरली कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेजरली दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक तो रहेगा आपका कौन सा टाइप, तो प्राइमरी डेटा टाइप कौन से है, तो कि जो यहाँ पर हमने लिस्ट आउट किया है वो सारे क्या है, प्राइमरी डेटा टाइप है। तो अगर आप ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसको देखो तो सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स में फर्स्ट पोर्शन आएगा आपका प्राइमरी डेटा टाइप, और दूसरा आएगा जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा टाइप। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो कि हमने जो देखा वही इंटीजर आएगा। प्राइमरी डेटा टाइप में कौन कौन से आएंगे, तो कि इंटीजर, उसके बाद फ्लोट, कैरेक्टर एंड वॉइड। ये चारों क्या है आपके प्राइमरी डेटा टाइप है। आप डबल भी इसमें कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो डबल वाला है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो बुक होगी उसमें जो फर्स्ट 4 दिखाए हैं वही लिखे होंगे, कहीं कहीं पे डबल भी लिखा होगा, क्योंकि फ्लोट और डबल सेम टाइप के ही है। सिर्फ क्या होता है, जो डबल है उसमें हमारा क्या होता है, रेंज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। तो ज़्यादातर बुक में ये चारों ही लिखे होंगे, जो कि अलग अलग वैल्यू को, अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो वॉइड है वो कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, मतलब नल। ठीक है, तो ये थे आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स थे सारे। और सेकेंडरी डेटा टाइप्स में क्या होंगे, फर्दर दो कैटेगरी हो गए सेकेंडरी डेटा टाइप्स में। कौन कौन सी होगी, तो एक तो फर्स्ट तो होगा आपका डिराइव्ड डेटा टाइप होगा, डिराइव्ड डेटा टाइप। एंड दूसरा होगा आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप्स में क्या होंगे, दो कैटेगरी हो गए, डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स में क्या होगा, जैसा का नेम सजेस्ट कर रहा है, वो क्या होगा, किसी न किसी डेटा टाइप से डिराइव किया होगा, यानी कि किसी और जगह से हमने उसको क्या किया होगा, डिराइव किया होगा। तो कहाँ से डिराइव करेंगे, तो हम उसको जो प्राइमरी डेटा टाइप है उसके साथ में कुछ कॉम्बिनेशन करके नया डेटा टाइप बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिराइव डेटा टाइप बोलेंगे। उसमें प्राइमरी डेटा टाइप का यूज तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन प्राइमरी डेटा टाइप में जितनी हमें फैसिलिटी मिलती है उससे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमें डिराइव डेटा टाइप में मिलेगी। तो वो कौन कौन से है डिराइव डेटा टाइप, तो कि फर्स्ट है आपका एरे। एरे क्या है आपका, डिराइव डेटा टाइप है। फिर उसके बाद क्या आएगा, तो कि पॉइंटर। पॉइंटर भी क्या है, डिराइव डेटा टाइप है। और उसके बाद क्या आएगा, फंक्शंस। तो फंक्शंस भी क्या है आपके पास, डिराइव डेटा टाइप है। तो ये जो तीनों डिराइव डेटा टाइप है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है उसका यूज करेंगे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमें ये सारे डिराइव डेटा टाइप में मिलेगी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है उसको हम ज़्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, डिराइव डेटा टाइप। समझ में आ रहा है सबको डिराइव डेटा टाइप? यस सर। ओके, हाँ जी, डाउट है तो पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये एक बार फिर से रिपीट कर दें। ओके, पहले मैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर से रिपीट करूंगा सारा का सारा। ठीक है,
तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में क्या होगा, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, उसमें क्या किया होगा, डेटा टाइप्स को कौन डिफाइन करेगा, यूजर, यानी कि प्रोग्रामर। यानी कि आप लोग जब प्रोग्राम बनाओगे तब आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप्स के यहाँ पर जो प्राइमरी डेटा टाइप्स के जो नाम फिक्स है कौन कौन से है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो उसकी जगह आप अपना खुद का डेटा टाइप का नाम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका डेटा टाइप का नाम बनाना है जीपी भुज करके, आपको डेटा टाइप बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, जीपी भुज नाम का डेटा टाइप्स बना सकते हो। ठीक है, तो वो सारा कहाँ पे आएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर आएगा। तो उसके अंदर क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो कि स्ट्रक्चर है, वो एक कंसेप्ट है, वो हम आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है आपका, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। उसके बाद आएगा यूनियन, और इसके बाद आएगा इनम। ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है, कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमरी डेटा टाइप का यूज करेंगे, और हम कुछ ऐसा करेंगे। हाँ, ये लास्ट कौन सा है सर? इनम, ENUM। ये सारे के सारे डेटा टाइप्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के टाइप है। ठीक है, जो जब हम आगे देखेंगे, ये जैसे कि आपका ये इंटीजर डेटा टाइप का नाम है, वैसे ये क्या है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेंगे, हम अलग अलग डेटा, जो प्राइमरी डेटा टाइप है उसको हम कंबाइन करेंगे और उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेम वे में यूनियन में होगा, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, जो कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेशन होगा वो डिफरेंट तरीके से होगा। इसी तरीके से इनम के अंदर भी होगा। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है। हर एक जो ये डिराइव डेटा टाइप है, एरे वाला, उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पॉइंटर है उसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। फंक्शन है उसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर को भी डिटेल स्टडी करेंगे, यूनियन को भी स्टडी करेंगे, और इनम को भी स्टडी करेंगे। अभी के लिए क्या है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि अगर आपको कोई पूछे किसी प्रोग्रामिंग के अंदर कितने टाइप के डेटा टाइप्स है, तो आपको ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको डेटा टाइप्स के नाम पता होने चाहिए। सारे के सारे हम डिटेल में 1 बाय 1 क्या करेंगे, थ्रू आउट द सिलेबस सबको हम डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से हम किस चीज को यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से सर रिवाइज कर, हाँ जी, सर यूनियन तो डिराइव्ड डेटा टाइप में आता है ना? नहीं, यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्योंकि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है। अगर स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो यूनियन भी होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप सब लोगों को कि डेटा टाइप्स क्या है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स के दो तरीके हैं, दो टाइप के हैं। एक प्राइमरी टाइप का है और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है, जो हमें सी प्रोग्रामिंग से इनबिल्ट मिलता है। कौन कौन से है प्राइमरी डेटा टाइप, जो कि इंटीजर है, जो कि क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करेगा, नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करेगा, यानी कि जो भी कंप्लीट नंबर होगा सबको वो स्टोर करेगा, लेकिन कोई भी रियल नंबर यानी कि डेसिमल प्लेस वाले नंबर को वो स्टोर नहीं करेगा। दूसरा आता है आपके पास फ्लोट, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, रियल नंबर स्टोर कर सकते हो, एज वेल एज इंटीजर के अंदर जो भी नंबर है वो सारे भी वहां पर आप स्टोर करवा सकते हो। फिर है कैरेक्टर, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हो। और फोर्थ है आपके पास वॉइड, जो कि कुछ भी स्टोर नहीं करता है, वो क्या होता है, नल होता है। ठीक है, तो ये 4 प्राइमरी डेटा टाइप है सी प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट, सेकेंडरी डेटा टाइप्स में दो फर्दर डिवीजन है, दो कैटेगरी से। एक है आपका डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप में जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वो क्या होगा, प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव किए गए हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव किए गए हैं वो सारे डेटा टाइप कौन कौन से हैं, तो कि एरे है, पॉइंटर है, और फंक्शन है। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से। तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो कि स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम आते हैं। तो ये आपका था डेटा टाइप्स की कैटेगरी।
इसमें किसी को कोई भी डाउट है अभी के लिए तो पूछो। ये सारे आपको अभी के लिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। इसको हम डिटेल में 1 बाय 1, हर एक का एक यूनिट है, हर एक का एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में। ये रहे तो उसका भी एक चैप्टर है, पॉइंटर का चैप्टर है, फंक्शन का चैप्टर है, स्ट्रक्चर और यूनियन का चैप्टर और इनम का भी, ये तीनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हर एक का क्या है इंडिविजुअल यूनिट दिया गया हमारे सिलेबस में ताकि हम उसको डिटेल से एक्सप्लोर कर सके। तो अभी के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये नाम याद रखना है कि कितनी कैटेगरी है और कौन सी कैटेगरी में कौन सा डेटा टाइप अवेलेबल है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। सर इन लोगों को सर ज्वाइन करना नहीं आता क्लास में, सब लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं सर ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हम लोग। कौन ज्वाइन नहीं हो रहा है? सर बहुत 3-4 लोग हैं बोल रहे हैं हमको ज्वाइन नहीं हो पा रहे, हमको लिंक भेजो ऐसे बोल रहे हैं। इनको इनको पर्सनल क्लास लेनी पड़ेगी लगता है, इनकी भी ज्वाइन कर कैसे करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो कृतज्ञ करके है सर एक। हम नेक्स्ट लेक्चर जब रखेंगे ना तो 5 to 10 मिनट पहले रखेंगे। आप सब लोग को बता देना, वो सब लोग गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाए तो उसको हम बाद में बता देंगे नेक्स्ट क्लास के पहले। ठीक है? हाँ सर। ओके, तो ये था आपका डेटा टाइप्स के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या लिखना था, पहले सिंटेक्स क्या है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, कि पहले आपको डेटा टाइप लिखना है कि आपको किस तरीके की वैल्यू कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है, तो वो डेटा टाइप आप वहां लिखें। बाद में क्या लिखोगे आप, वेरिएबल का नाम जो भी रखना चाहते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया है, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, तो कि ए वेरिएबल का नाम है और उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू हम उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो हमने किस तरीके से उसको लिखा, इंटीजर ए। तो ये क्या हो गया आपका डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर किया है, इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी। तो ये डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर क्या किया हुआ है, ए और बी जो दो वेरिएबल है उसको हमने वैल्यू क्या किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियलाइजेशन। क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन, यानी कि हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, उसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले डिक्लेयर किया, बाद में उसको इनिशियलाइज किया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उसका सिंटेक्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन करना है तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स तो सेम ही रहेगा। पहले क्या होगा आपका डेटा टाइप्स होगा जो भी आप रखना चाहते हो, उसके बाद क्या होगा आपका वेरिएबल का नाम होगा आप जो भी रखना चाहते हो, और इक्वल टू करके आपको वहां पर क्या दे देना है, जो भी वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो वो वैल्यू दे देना है, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेमीकोलन। तो सेम चीज को अगर हम रिपीट करते हैं कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 15, तो एक ही लाइन में हमने क्या कर दिया, ए वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और उसको हमने वैल्यू भी क्या कर दी, यहाँ पर असाइन कर दी। डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट डिक्लेरेशन के साथ क्या कर सकते हो, वैल्यू को इनिशियलाइज यानी कि असाइन भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये चीज? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद है हमारे पास कि हमें, अब तक हमने क्या किया, वैल्यू को सब क्या किया, हमने प्रिंट किया। प्रोग्राम के अंदर हमने जो भी वैल्यू आंसर आया उसको हमने डायरेक्टली क्या कर दिया,
प्रिंट कर दिया हो। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन हमने यूज किया, कोई बता सकता है? प्रिंटफ प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हमने क्या किया, उसको हमने वहां पर प्रिंट किया। तो अब जो हमने लास्ट में प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या किया था, ए और बी की वैल्यू को हमने फिक्स रख लिया था। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, फिक्स रहेगी। अगर आपको ऐसा करना है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तभी आपको क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू आपको कीबोर्ड से वहां पर इनपुट के तौर पे पास करनी है। तो क्या करना होगा, तो जब कभी भी आपको प्रोग्राम के अंदर इनपुट के तौर पे कोई भी वैल्यू पास करनी है तब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो उस टाइम पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्कैनफ वाला फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि स्कैनफ। ठीक है, इसमें कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। समझ में आ रहा है सबको, कौन सी चीज हम यूज करेंगे? यस सर। स्कैनफ यूज करेंगे। ठीक है, तो स्कैनफ ये फंक्शन है, उसके साथ में हमें क्या देना है, आर्ग्यूमेंट देनी है, कुछ वैल्यू पास करनी है। कौन कौन सी वैल्यू पास करनी है, तो फर्स्ट तो आपको ये देना है कि आप कौन से डेटा टाइप की वैल्यू को रीड करना चाहते हो। अगर इंटीजर वाली वैल्यू को रीड करना चाहते हो, मतलब डिजिट रीड करना चाहते हो, तो आपको क्या लिखना है, डबल कोट के अंदर %d लिखना है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि मुझे किस टाइप की वैल्यू को वहां पर रीड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये वाला आर्ग्यूमेंट होगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि आपने वैल्यू तो रीड कर लिया, लेकिन मेमोरी में स्टोर कहाँ पर करवाना है। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर हमने मेमोरी का जो हमने बॉक्स देखा था, मेमोरी मैप का जो हमने कंसेप्ट देखा था, उसमें क्या था कि कंप्यूटर में इस तरीके से मेमोरी एड्रेस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 8001, 8002 से लेके 8020। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होगा, इस तरीके से मेमोरी एड्रेस होगा। अगर तो वहां पर हमने क्या देखा था कि हमने ए वेरिएबल के अंदर 20 वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर, तो पहले क्या करेगा, जो हमारा ए वेरिएबल है उसको किसी मेमोरी एड्रेस के साथ क्या करेगा, मैप करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो मेमोरी एड्रेस क्या है, ये वाला है। कौन सा है, तो कि 8019 वाला मेमोरी एड्रेस है। तो बाद में क्या करेगा, उस मेमोरी एड्रेस पर जो भी ए की वैल्यू है वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है आपको, क्योंकि एक तो आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ क्या होना चाहिए, मेमोरी एड्रेस का मैपिंग होना चाहिए, यानी कि बाइंड होना चाहिए कि ये वैल्यू है, ये वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू कोई भी आएगी कभी भी तो वो आपको कहाँ पर स्टोर करनी है। तो स्कैनफ फंक्शन भी वही पूछेगा आपको कि मैंने वैल्यू रीड कर ली, कौन से टाइप की वैल्यू रीड की, तो कि डिजिट वाली, यानी कि इंटीजर वाली। तो अब मुझे उसको स्टोर कहाँ पर करवाना है, तो स्टोर करने के लिए हमें उसको क्या देना होगा, हमारा जो वेरिएबल है उसका एड्रेस देना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे एग्जांपल में वेरिएबल का नाम क्या है, ए है, और उसका एड्रेस क्या है, 8019। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो सर हाँ, ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे जो एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसीडर किया उसमें ए वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कौन सा है, 8019। ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर क्या हो, कौन सा मेमोरी एड्रेस डेटा स्टोर करने के लिए अवेलेबल हो, कंप्यूटर को पता होगा, हमें पता नहीं होगा एज ए प्रोग्रामर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, ये जो एड्रेस होगा उसको हम क्या करेंगे, रिफर कर देंगे। तो एड्रेस को, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसके एड्रेस को रिफर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, M% का साइन यूज करेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, M% का साइन यूज करेंगे, एक इसको रिफर करेगा कि उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है उसके मेमोरी में जो भी एड्रेस होगा उसको वो क्या करेगा, रिफर करेगा। तो अब मुझे क्या करना है कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसके एड्रेस पर मुझे वैल्यू को स्टोर करना है।
यानी कि स्कैनएफ फंक्शन को मुझे बताना है कि कौन से एड्रेस पर स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, %a। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्कैनएफ फंक्शन जैसे ही कंप्यूटर यानी कि आपका सी कंपाइलर रीड करेगा स्कैनएफ, तो पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा उसको देखेगा कि मुझे कौन से टाइप की वैल्यू को रीड करनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा है %d। अगर आपको रियल नंबर को रीड करना है तो डबल कोट के अंदर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर %f करके लिखोगे। अगर कैरेक्टर को रीड करना है तो %c करोगे। समझ में आ रहा है ये चीज सबको, तीनों के तीनों? यस यस ओके, अब रीड कर लिया, कंपाइलर ने क्या कर लिया, रीड कर लिया। रीड करने के बाद उसको क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। तो स्टोर कहाँ पर करना है, तो हमने यहाँ पर दे दिया एड्रेस। किसका एड्रेस दिया, तो कि वेरिएबल ए का। तो स्कैनएफ फंक्शन के अंदर जो भी आप वेरिएबल यूज करो वो पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिक्लेयर होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद ही आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। डिक्लेयर होगा तब क्या होगा, जब डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, मेमोरी में उसको एड्रेस मिलेगा, वैल्यू नहीं होगी कुछ भी। डिक्लेरेशन के टाइम पे कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, क्या होगा, वो उसका एड्रेस उसको मिल जाएगा। तो अब हमने स्कैनएफ फंक्शन के जरिए हमने क्या किया, वैल्यू को रीड किया और उसको स्टोर कहाँ करवाना है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसका जो भी एड्रेस मिला हुआ है वहां पर आपको ये जो वैल्यू रीड की है उसको आपको क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। तो ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद आपने इनपुट के तौर पे सपोज 15 नंबर डाला है, तो अब क्या हो जाएगा, मेमोरी में ए का जो भी एड्रेस होगा वहां पर क्या स्टोर हो जाएगा, 15 स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो सर। हाँ जी सर ये मैं अभी ज्वाइन ले तो उसका सर मुझे रीजन जो जिसका लॉगिन है उसका सर मुझे रीजन पता है। हाँ, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा जो सेशन एंड होगा तभी, ठीक है। हाँ तो सर मैं अभी लेट हुआ हूँ तो कोई बात नहीं है। सॉरी, सर मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ तो चलेगा ना? हाँ कोई बात नहीं, ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो हम यूट्यूब पे डालते हैं, आप वहाँ पे रिफर कर सकते हो। और उसके बाद आपको कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर। बाकी सबको समझ में आ गया स्कैनएफ फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है? यस सर। यस सर ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट सेशन में प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या किया था, हमने दो जो वैल्यू है उसका एडिशन किया था, लेकिन वहां पर हमने दोनों वैल्यू क्या कर ली थी, फिक्स कंसिडर कर ली थी। अब उसको हम क्या करेंगे, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेंगे, रीड करेंगे। किसकी मदद से, तो कि स्कैनएफ फंक्शन की मदद से उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं फिर से। तो हम प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन क्या आएगा, कोई बता सकता है? इंक्लूड stdio इंक्लूड यस, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये जो printf और scanf जो फंक्शन है वो कहाँ से हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, ये जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की जो हेडर फाइल है, जो हमें सी कंपाइलर के थ्रू क्या मिल रहा है, रेडीमेड मिल रहा है, वहां से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, scanf और printf फंक्शन को। उसके बाद क्या होगा हमारा, void main लिख देंगे हम। वर्ड यहाँ पर हमने void किस लिए लिखा है, क्योंकि हमारा फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो कौन सा डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो void क्या है, वन टाइप ऑफ डेटा टाइप है, प्राइमरी डेटा टाइप, जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ठीक है। अब मेन के अंदर फर्स्ट क्या आएगा आपका, डिक्लेरेशन सेक्शन आएगा। क्या आएगा, डिक्लेरेशन सेक्शन। तो डिक्लेरेशन सेक्शन में आपको क्या करना है, जितने भी वेरिएबल आपको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है सबको क्या करना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे। हमें क्या करना है, दो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, एडिशन करना है और उसको तीसरे के अंदर स्टोर करवाना है। तो टोटल हमें कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है,
3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, सबको इंटीजर की ही कंसिडर करते हैं। तो a, b, c आप इस तरीके से एक लाइन में ही लिख सकते हो, सिंगल लाइन में, या फिर आप अलग अलग इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंटीजर a, इंटीजर b एंड इंटीजर c। ठीक है, तो आप सिंगल लाइन में लिखोगे तो आपको क्या करना है, हर एक वेरिएबल का जो नाम है वो कोमा से सेपरेट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों के तीनों जो वेरिएबल है उन सारे वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा रहेगा, इंटीजर रहेगा। ये लेकिन ये चीज कब कर सकते हो, जब आपको एक से ज्यादा वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो सेम रखना है, इंटीजर। ऐसा अगर आपको सी है उसको आपको फ्लोट रखना है तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, तो उसको आपको अलग से लिखना होगा नीचे की लाइन में फ्लोट सी करके। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके, डिक्लेयर कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमारा क्या आएगा, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन आएगा यहाँ पर। तो एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में हमें क्या करना है, तो कि ए और बी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, कंप्यूटर से, यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब हमें कीबोर्ड से यानी कि यूजर से रीड करवानी है कि आपको कौन से दो नंबर है उसकी वैल्यू को आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कमेंट करके लिख सकता हूँ कि रीड वैल्यू ऑफ फर्स्ट, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सिंपल कि रीड फर्स्ट वैल्यू, यानी कि पहली जो वैल्यू है आप वो क्या करोगे, रीड करोगे। इस तरीके से मैंने दो स्लेश लगाए हैं, फॉरवर्ड स्लेश, तो क्या होगा, सिंगल लाइन कमेंट होगा। और एक से ज्यादा लाइन को कमेंट करना है तो मुझे क्या करना होगा, कोई बता सकता है? Star वाला सर। यस, पहले फॉरवर्ड स्लेश आएगा, उसके बाद स्टार आएगा, फिर स्टार और स्लेश, इस तरीके से। तो आया क्या होगा, आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम में हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू रीड करने के लिए हमने यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, स्कैनएफ लिखना है। ठीक है, स्कैनएफ फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो स्कैनएफ फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट देना है आपको। ठीक है, आर्ग्यूमेंट यानी कि जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे या फिर पैरामीटर बोलेंगे। तो आपको दो पैरामीटर देना है। कोई भी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा पैरामीटर आप दोगे तो उसको आपको सेपरेट किस तरीके से करना है, कोमा ऑपरेटर से क्या करना है, उसको आपको सेपरेट करना है। किसके जरिए सेपरेट करना है, कोमा से। जैसे कि यहाँ पर हमने एक से ज्यादा वेरिएबल को हमने क्या किया, एक ही लाइन में डिक्लेयर किया, तो हमने उसको सेपरेट किससे किया, कोमा से किया। तो सेम वे में आपको कोई भी फंक्शन है उसके अंदर एक से ज्यादा पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट देना है तो उसको आप क्या करेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, कि आपको कौन से टाइप की वैल्यू को रीड करना है वो आपको देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों जो हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए वो कौन से डेटा टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, यानी कि हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिजिट को ही स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बता दिया कंपाइलर को, मुझे कौन से टाइप का वैल्यू रीड करनी है, तो अगर डिजिट की वैल्यू रीड करनी है। वो पहला पहला आर्ग्यूमेंट क्या है आपका स्कैनएफ फंक्शन का, कि किस तरीके की वैल्यू आप रीड करना चाहते हो, वो वाला है। ठीक है, वो हमने काम कर दिया। एक बार वैल्यू रीड कर लिया आपने तो उसके बाद उस जो वैल्यू रीड की है उसको आपको स्टोर कहाँ करना है, उसका एड्रेस देना है। ठीक है, तो हमें कहाँ पर स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है, तो कि ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको क्या कर देंगे, रिफर करेंगे। और सी प्रोग्रामिंग में एड्रेस को रिफर करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, एम्परसेंड का साइन यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एम्परसेंड करके हम क्या कर देंगे, बाद में जो भी वेरिएबल का एड्रेस रिफर करना है उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो हमें ए वेरिएबल का एड्रेस रिफर करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम्परसेंड ए लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये, सर हाँ सर इंक्लूड एसटीडीओ के बाद इंक्लूड कोनियो लिखना पड़ेगा या चलेगा? नहीं चलेगा। उसके बाद जो ये सेकंड वैल्यू हम रीड करेंगे वो किसके लिए है,
तो वहां पर लिखेंगे हम रीड सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, रीड सेकंड वैल्यू, यानी कि ये कमेंट लिखा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम को ओपन करें तब हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइन कौन से पर्पज के लिए लिखी गई है। ठीक है, सेकंड वैल्यू सेम वे में हम रीड करेंगे, उसके लिए भी क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन लगाएंगे। पहला आर्ग्यूमेंट क्या बताएगा कि कौन से टाइप की वैल्यू को रीड करना है, वो आपको लिखना है। तो कि डिजिट को रीड करना है तो हम लिखेंगे %d, और जो भी वैल्यू को हमने रीड किया है उसको कहाँ स्टोर करना है, तो कि इस बार हमें बी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, m%b करेंगे, यानी कि बी वेरिएबल के एड्रेस को हम यहाँ पर रिफर करेंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो उसके बाद से मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर अभी हम कमेंट करके लिखते हैं कि परफॉर्म एडिशन, यानी कि हम जो एडिशन का टास्क है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में परफॉर्म करेंगे। तो एडिशन क्या करेंगे हम, a+b इस तरीके से कर देंगे, और a+b का जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, हमारा जो c वेरिएबल है जो कि हमने आंसर को स्टोर करने के लिए डिक्लेयर किया है उसके अंदर क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। सी प्रोग्रामिंग में जब भी आप इस तरीके का स्टेटमेंट देखोगे तो उसको इवेल्यूट किस तरीके से कंप्यूटर करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। पहले क्या होगा, इक्वल टू के राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर इवेल्यूट होगा, जो भी आंसर आएगा वो बाद में कहाँ पर स्टोर होगा, लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल का नाम होगा वहां पर स्टोर होगा। लेफ्ट साइड में ऑलवेज आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा, वहां पर कभी भी कोई भी कांस्टेंट नहीं आ सकता है। मींस आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि 4 इज इक्वल टू a+b, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंपाइलर क्या देगा, एरर दिखाएगा। लेफ्ट साइड में ऑलवेज क्या होना चाहिए, वेरिएबल ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब हमारा जो आंसर है वो कहाँ पर स्टोर है, हमारे सी वेरिएबल के अंदर स्टोर है, किया गया है। अब हमें उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कमेंट कि प्रिंट आंसर। तो प्रिंट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट बनेगा, कोई बता सकता है मुझे? प्रिंटर। प्रिंटफ, ओके। फिर प्रिंटफ फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ फंक्शन में भी 2 आर्ग्यूमेंट आती है। कौन कौन सी आती है, पहले तो आपको बताना है कि आप वैल्यू जो प्रिंट करना चाहते हो उसका डेटा टाइप कौन सा है। जैसे कि हम स्कैनफ में रीड करते टाइम बताते हैं कि कौन से डेटा टाइप की वैल्यू है, वैसे ही प्रिंट करते टाइम भी हमें बताना है पहली आर्ग्यूमेंट कि आप कौन से डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो। तो हमने बता दिया उसको कि हम जो भी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वेरिएबल की, वो उसका डेटा टाइप क्या है, डिजिट यानी कि इंटीजर टाइप का है, तो वो उसको पता चल गया। सेकंड में हम क्या करेंगे कि आपको बताना है कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, सी वेरिएबल है। तो क्या होगा, सी वेरिएबल की वैल्यू वहां पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो आपका जो कर्ली ब्रैकेट आपने मेन फंक्शन का ओपन किया था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो ये जो सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पर बनाया है उसको हम क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम को हम अपने ऑनलाइन जो कंपाइलर है उसके अंदर क्या करेंगे, वहाँ पर राइट करेंगे और उसको परफॉर्म करके देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, और अभी आप में से जिसने बताया था कि conio.h हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो conio.h फाइल आपको तब यूज करना है जब आपका कंपाइलर कौन सा होगा, टर्बो सी कंपाइलर होगा। अगर आप यूज कर रहे हो तब वहां पर आपको conio.h फाइल लिखना होगा। ठीक है, तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। तो जब हम हमारे जो प्रोग्राम हम बनाएंगे टर्बो सी में भी हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि जो पॉइंटर वाले जो फंक्शन हो प्रोग्राम हो गए वो हम कहाँ बनाएंगे, टर्बो सी के अंदर। तब हम क्या करेंगे, conio.h फाइल का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अभी टर्बो सी यूज कर रहे हो तो अभी आप यूज कर सकते हो conio.h फाइल। ठीक है, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर हम ऑनलाइन कंपाइलर पे चले जाते हैं हम।
स्क्रीन दिख रहा है ना सबको ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर आ गया है। जब भी आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपको एक सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड वाला वहाँ पर रेडीमेड मिलेगा। हमें क्या कर देना, उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर अपने हिसाब से लिखेंगे। पहले आप क्या, हमने यहाँ पर क्या किया है, मल्टी लाइन कमेंट का यूज किया हुआ है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ये प्रोग्राम आप अपना ओपन करोगे तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किस पर्पज के लिए लिखा था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर का हम एडिशन कर रहे हैं, और रीड बोथ नंबर्स फ्रॉम यूजर, ठीक है। यानी कि दोनों नंबर है वो हम क्या करेंगे, यूजर से रीड करवाएंगे, यानी कि जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा तब हम उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो हम पहले लिख देते हैं इंक्लूड stdio.h, के बाद हमारा मेन फंक्शन void main लिख देंगे हम। यहाँ पर मेन फंक्शन का जो पैरेंथेसिस है वो क्या है, एम्प्टी है, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर अभी हम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसमें क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन के अंदर भी क्या करेंगे, आर्गुमेंट को पास करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम मेन फंक्शन क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे, उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। पहला आपका आता है, कौन सा आता है, डिक्लेरेशन सेक्शन, कि जिसके अंदर आप क्या करोगे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करोगे। तो यहाँ पर हमने हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्या किया हुआ है, तीनों के तीनों वेरिएबल है, उसको हमने इंटीजर डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया था, तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर ए बी एंड सी। तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। अब हमारा आता है नेक्स्ट, कौन सा आता है, तो कि एग्जीक्यूटेबल सेक्शन आएगा आपका। ये लॉजिकली सिर्फ डिफरेंशिएट है, ठीक है। फिजिकली आप प्रोग्राम लिखोगे तो एक ही फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो, लिखते हो, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी आप वेरिएबल यूज करना चाहते हो उस सभी वेरिएबल को आपको क्या करना है, पहले डिक्लेयर कर देना है, बाद में उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में क्या करना हमें, कि हमारे पास जो 2 वेरिएबल है ए और बी, उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तभी जो 2 नंबर रीड करेंगे उसको स्टोर करवाएंगे, और सी नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो 2 वैल्यू हमने एग्जीक्यूशन के टाइम पे एंटर की है उसका एडिशन का आंसर को हम सी के अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से कमेंट लिख देते हैं कि रीड फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जब कभी भी हमें सी प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू को रीड करनी होती है। तो स्कैनएफ फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट देना हमें। पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा है, कि हमें किस तरीके की वैल्यू रीड करनी है। तो यहाँ पर हम डिजिट को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल क्या देंगे, %d और कोमा करके दूसरा आपको जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, कि आपने जो भी वैल्यू रीड की हुई है वो कहाँ पर स्टोर करवानी है। यानी कि जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस का रेफरेंस देना है, और कोई भी वेरिएबल का एड्रेस का रेफरेंस देने के लिए हम क्या करेंगे, एम्परसेंड का साइन यूज करेंगे, ठीक है। जो आपका एंड जो आप बोलते हो वही आपका क्या है, एम्परसेंड का साइन है। तो हमने यहाँ पर एड्रेस कौन सा दे दिया, क्योंकि ए वेरिएबल का एड्रेस की जगह आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू रीड की हुई है उसको आपको स्टोर कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सेकंड वैल्यू को रीड करेंगे, रीड सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू को हम रीड करके कहाँ पर स्टोर करेंगे, तो कि हमारा जो बी नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवाएंगे,
उसका डेटा टाइप यानी कि किस टाइप की वैल्यू रीड करना चाहते हो बी वेरिएबल के अंदर, तो कि हम डिजिट वाली वैल्यू रीड करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड करेंगे और उसको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, तो कि बी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो दोनों वैल्यू हमने क्या कर ली, रीड कर ली और इंडिविजुअल वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दी ए और बी के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि एडिशन का टास्क परफॉर्म करेंगे। एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, सी के अंदर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, यानी कि ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर बी वेरिएबल की वैल्यू का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और बाद में जो भी आंसर आएगा वो वापस से कहां पर स्टोर होगा, हमारे सी वेरिएबल के अंदर। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो आंसर को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर भी दो आर्ग्यूमेंट देनी है। पहली आर्ग्यूमेंट कि आप जो भी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो वो किस टाइप की है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा टाइप की है, तो कि डिजिट वाली है वैल्यू है। और कौन से वेरिएबल से आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो, तो कि आपका आंसर कहाँ पर है, सी वेरिएबल के अंदर है। तो आप क्या करना चाहते हो, सी वेरिएबल की वैल्यू को वहां पर क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस। यस तो अब हमने प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए ये ग्रीन वाला जो रन का बटन है उसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ कर्सर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। उसका मतलब क्या है, हमने कोई भी इंफॉर्मेटिव मैसेज यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पहली वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, कौन सी, तो कि 10। जैसे ही एक वैल्यू आप एंटर कर लो उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, तभी वो क्या करेगा, दूसरी वैल्यू को रीड करेगा। दूसरी वैल्यू में क्या डालता हूँ, 23 डालता हूँ। उसके बाद आपको वापस से एंटर करना है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 10 + 23। तो आंसर क्या हो गया आपका, 33 प्रिंट होके आ गया। लेकिन इस तरीके से आप प्रोग्राम बनाओगे तो जो आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे या फिर आप अपने दूसरे किसी यूजर को प्रोग्राम आप क्या करोगे, यूज करने के लिए दोगे, तो उसको ये यूजर फ्रेंडली नहीं लगेगा, क्योंकि उसको जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा पता ही नहीं चलेगा कि वैल्यू कब एंटर करनी है। जैसे कि हमें यहाँ पर पहले ही हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेटिव मैसेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेटिव मैसेज प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रिंटफ करके क्या लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो क्या होगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले ये मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद आपको क्या करनी है, वैल्यू को एंटर करना है। तो क्या होगा, तो यूजर फ्रेंडली आपका प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। उसी तरह हम क्या कर देंगे कि एंटर सेकंड वैल्यू, इस तरीके से लिख देंगे। सेम वे में हम आंसर जब प्रिंट करवाएंगे तभी भी इंफॉर्मेटिव मैसेज लिख देंगे, printf answer of addition is equal to this, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इंफॉर्मेटिव मैसेज डाल दिया हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब हम फिर से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या चेंजेस हमें मिलता है। तो देखो यहाँ पर आपको मैसेज मिला कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो अब जब कभी भी कोई भी यूजर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि उसको एंटर करना है, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से क्या डालता हूँ, 29 नंबर डालता हूँ फर्स्ट वैल्यू, दूसरा में डालता हूँ 11, ठीक है। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 40। समझ में आ रहा है सबको? यस। तो
आप जब प्रोग्राम Yes, बनाओ, सर आप जब कभी कोई भी प्रोग्राम बनाओ तो उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट भी डालना है, ताकि जो कोई भी ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा है उसको पता चले कि मुझे अगर कोई भी वैल्यू प्रोग्राम में इनपुट के तौर पे पास करनी है तो कौन सी वैल्यू पास करनी है। ठीक है, अगर ये मैसेज इंफॉर्मेटिव मैसेज आपने नहीं डाला है तो सिर्फ आपको ही पता होगा कि कब कौन सी वैल्यू डालनी है, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम को डेवलप किया है। और कोई भी बंदा यूज करेगा आपके प्रोग्राम को तो उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन सी वैल्यू डालनी है। तो आप जब कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू यूजर से रीड करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, उस टाइप पे इंफॉर्मेटिव मैसेज वहां पर डालना है, ताकि जो कोई भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा हो उसको पता चले कि मुझे कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। समझ में आ रहा है सबको? yes sir. यस सर। इस सर तरीके, हाँ जी बोलो, डाउट है तो बोलो कोई। सर हमने अभी जैसे प्रोग्राम रन करने के बाद वैल्यू डाली, हाँ तो हम प्रोग्राम लिखते समय उसकी वैल्यू डाल दे और हमें सीधा आंसर मिले, ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तब हम क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। स्कैनएफ फंक्शन का यूज कब करेंगे, जब आपको वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे रीड करना है तभी। ठीक है, जो हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या कर लिया था, देखो हमने डायरेक्टली यहाँ पर डिक्लेरेशन किया पहले, उसके बाद हमने वैल्यू फिक्स ले ली। ए की वैल्यू हमने क्या दे दी 10 और बी की वैल्यू क्या दे दी हमने 15। लेकिन इस तरीके का प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, सिर्फ 10 और 15 दो नंबर को ही आपका क्या होगा, एडिशन होगा। अगर आपको 10 कोई दूसरे अलग नंबर का एडिशन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसकी बजाय अगर आप इस तरीके से लिखते हो, यानी कि वैल्यू को आप क्या करते हो, जब एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम तब रीड करवाते हो, तो आपको प्रोग्राम में कोई भी मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है दोनों में? यस सर। ओके, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं चाहोगे कि मुझे जो हर बार जो दो अलग अलग वैल्यू है उसका एडिशन करना है तो मुझे अपने प्रोग्राम में चेंज करना पड़े, वो फिजिबल नहीं है। क्योंकि आपने प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम कैसा होना चाहिए कि आप एक बार लिख दो उसको कोई भी पर्पज के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एडिशन का टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा है दो वैल्यू का, तो वो एक बार लिख दो, बाद में आप उसको कोई भी बंदे को दे दो, वो एग्जीक्यूट करेगा तो उसको वो इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये सेम प्रोग्राम आप किसी और को भी दे दो जिसको प्रोग्राम का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको उसको इतना बताना है कि आपको क्या करना है, रन बटन पर क्लिक करना है, तो उसके बाद आपको वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर जो भी पूछेगा उसका आपको जवाब देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। उसको प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. यस सर। तो हम जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाए तो हमें इस तरीके से सोच के बनाना है कि ये जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ वो यूज कौन करेगा, जिसको कुछ भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे प्रोग्राम को यूज करने में, तभी आपका प्रोग्राम क्या बनेगा, अच्छे से अच्छा बना सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. यस सर। ओके, Yes sir. तो ये जो प्रोग्राम हमने बनाया उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, मैं आपको टास्क देता हूँ जो आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो टास्क आपका ये है यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि आपको मार्क्स लेने हैं सब्जेक्ट्स के। ठीक है, जो आपके 10th स्टैंडर्ड के जो भी सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में है उसको आपको कंसिडर करना है। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो कितने वेरिएबल बनेंगे, 5 वेरिएबल बनेंगे। ठीक है, और ये 5 वेरिएबल हर एक सब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, और दूसरा एक वेरिएबल किसके लिए यूज होगा, परसेंटेज फाइंड करने के लिए, और एक वेरिएबल टोटल फाइंड करने के लिए। तो टोटल कितने होंगे, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 7 आपके पास वेरिएबल होने चाहिए।
ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो होंगे आपके 5 और रियल नंबर्स में भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप वेरिएबल का डेटा टाइप इस्तेमाल करोगे वो इंटीजर की जगह क्या करना है, आपको फ्लोट का इस्तेमाल करना है। यानी कि आपके जो भी सारे वेरिएबल होंगे वो कौन से टाइप के होंगे, फ्लोट डेटा टाइप के साथ होंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, और ये जो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स है वो आपको कब रीड करने हैं, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तभी। ठीक है, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट टाइम पे फ्लोट वैल्यू को रीड करने के लिए ये वाला जो स्कैनफ फंक्शन है उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? परसेंटेज डी की जगह परसेंट एफ लिखना पड़ेगा। परसेंटेज डी की जगह हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ लिखेंगे, और उसके बाद अगर आपका वेरिएबल का नाम मैथ्स है तो m% मैथ्स करके लिखना है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट का नाम है उसको ही क्या कर सकते हो, वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज कर सकते हो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ मैंने मैथ्स लिखा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ए बी और सी ही लिखना है, लेकिन जब आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करो तब आपको जो वेरिएबल आइडेंटिफायर के रूल्स है वो आपको याद रखने हैं कि उसमें कोई भी कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए, फिर वेरिएबल के नाम के बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी कि मैंने यहाँ पर मैथ्स लिखा है, कंटिन्यूस में लिखा है, यहाँ पर MA करके मैं बीच में ये ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकता हूँ। ब्लैंक स्पेस की जगह अगर आप अंडरस्कोर रखोगे तो वो चलेगा, लेकिन ब्लैंक स्पेस नहीं चलेगा। ठीक है, और फर्स्ट जो लेटर होगा आपका वो क्या होना चाहिए, ABCD वाला होना चाहिए, कैरेक्टर ही होना चाहिए, वहां पर डिजिट नहीं चलेगा। फर्स्ट की लेटर में आप अंडरस्कोर रख सकते हो। तो ये जो वेरिएबल आइडेंटिफायर के जो रूल्स है उसको आपको ध्यान में रखते हुए आप अपने तरीके से वेरिएबल का नाम बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैथ्स लिखा, वैसे ही अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख सकते हो, गुजराती है तो गुजराती, फिर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, संस्कृत है तो संस्कृत, इस तरीके से आप अपने वेरिएबल का नाम रख सकते हो। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ए बी और सी लिखना है। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, और आपको पता भी चलेगा, इजी होगा आपको याद रखने में कि कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो आपको टास्क क्या करना है, आपके जितने भी 10th के सब्जेक्ट है सबके मार्क्स आपको रीड करने हैं, उसके बाद उसका टोटल निकालना है, टोटल की वैल्यू को भी प्रिंट करना है, और उसका परसेंटेज निकाल के परसेंटेज की वैल्यू को भी प्रिंट करना है। और आपको क्या करना है, इस तरीके से आउटपुट में यूजर फ्रेंडली मैसेज होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एंटर फर्स्ट वैल्यू, उसकी जगह अगर आप इंग्लिश का मार्क्स रीड कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और बाद में आपको जो भी यहाँ पर मार्क्स मिले हैं 78 जो भी मिले हैं वो आपको वहाँ पर रन टाइम एंटर करना है। तो आपको इस तरीके से इंफॉर्मेटिव मैसेज लिखना है स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स वहाँ पर एंटर करना है, ताकि जब कभी भी आप यूजर जो है वो गलत मार्क्स ना डाल दे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, तो हेलो हाँ बोलो। सर, इसमें परसेंटेज कैसे निकाले वो बताओ ना। परसेंटेज तो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, वही क्या हाँ करोगे ठीक। आप परसेंटेज निकालने के लिए, टोटल डिवाइड बाय जो आपने मार्क्स अचीव किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 500 में है आपको 450 मिला, तो क्या करोगे आप 450 डिवाइड बाय 500 और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करोगे। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन आपका जो मैथ्स में लगता है वही लगाना है, और कोई चेंज नहीं है इसमें। ओके सर। किसी और को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट सेशन ओके कब होगा, सर। नेक्स्ट सेशन जब होगा तब मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा वहाँ पर।